आम आदमी पार्टी वाले और बीजेपी वाले कपिल मिश्रा बहुत बदल गए हैं। ना कपिल मिश्रा बदला, ना वो हजारों कार्यकर्ता बदले। पहले कपिल मिश्रा बहुत सेक्युलर बातें करते थे या इफ्तार पार्टी भी देते थे। सच बोलना अगर हिंदुत्ववादी होना है तो झूठ बोल के करना भी क्या है। दिल्ली के दंगों को हमने अपनी आंखों से देखा है। सड़कें बंद करवाना अपराध है कि सड़कें खुलवाना अपराध है। 7 साल के बाद यमुना नदी पर छठ पूजा हुई है। जो भी लोग आज यमुना के किनारे जा रहे हैं या पानी दिखा रहे हैं, सड़क दिखा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को तो गाली दे रहे हैं ना डायरेक्टली। अगर आप आम आदमी पार्टी में होते तो आप नहीं बोल पाते। पिछली सरकार के कितने मंत्री यमुना के किनारे गए थे? केजरीवाल एक पापी अपराधी भ्रष्टाचारी था। 11 साल तुम ही बैठे थे, हमें 6 महीना हुआ है। हमने यमुना साफ हो गई क्लेम नहीं किया, हमने छठ की उचित व्यवस्था की है ये क्लेम किया। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तीनों जेल जाएंगे। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो कोई साधारण घटना तो नहीं है। क्या मुख्यमंत्री मीटिंग करेंगी और पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा शाम को? बीजिंग हो या लंदन हो, सबका एक पीक दौर आया है जब वहाँ प्रदूषण एक समस्या हुई। दिल्ली अब रिकवरिंग के दौर में आया है। दिवाली पे बैन लगेगा और ईद पे नहीं लगेगा, तो वो जमाना चला गया। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और बातें अनकही में आज मेरे मेहमान हैं दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति, भाषा, पर्यटन और बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं उसके मंत्री। आम आदमी पार्टी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से इनकी विदाई बहुत विवादों और कड़वाहटों भरी रही। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो आम आदमी पार्टी वाले कपिल मिश्रा थे और जो बीजेपी वाले कपिल मिश्रा हैं, उनमें बहुत अंतर आ गया है और कई बार उनके पुराने बयानों को उठाकर उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। तो क्या आम आदमी पार्टी वाले और बीजेपी वाले कपिल मिश्रा बहुत बदल गए हैं? उन्हीं से जानते हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें अनकही में। बहुत बहुत आभार आपका सबसे पहले तो मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी स्पष्टवादिता और सरलता दोनों को नमन है। बहुत बहुत आभार। और देखिए, मैं ये सवाल कि मैं बदला या नहीं बदला, मैं 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ और बदला कौन ये आप और दर्शक डिसाइड कर लेंगे। भाई, जब बात थी कि भ्रष्टाचार से लड़ना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो जो लोग खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए, घोटालों में फंस गए, सीएजी की रिपोर्ट लेकर घूमने वाले, आज उन्हीं के नाम सीएजी की रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, लूट में, घोटालों में, भ्रष्टाचार में, सरकारी फंड की हेर फेर में। तो जो कहते थे कि फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, वो वही कहते लगे कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊँगा। तो बदला कौन? ना कपिल मिश्रा बदला, ना वो हजारों कार्यकर्ता बदले जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सड़क पर उतरे थे, देश को आगे बढ़ाने के लिए सड़क पर उतरे थे, भारत माता की जयकार के साथ सड़क पर उतरे थे। वो अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन जो लोग बदल गए उनको जनता ने विदा भी कर दिया। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक दिन एक लिस्ट जारी की गई थी कि ये नेता है राजनीति में, ये भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और इन सभी राजनेताओं को राजनीति से हटाने के लिए एक नया विकल्प तैयार किया जा रहा है। और फिर देश ने वो दिन भी देखा जब उन्हीं नेताओं के साथ हाथ पकड़ के मंच पर खड़े थे। तो बदला कौन? मैं तो नहीं खड़ा हुआ उनके साथ जाके मंच पे, जिनको हटाने की लिस्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जारी की थी। जो उनके साथ जाके खड़ा हो गया वो बदला कि कपिल मिश्रा बदला? जो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा हो जाना चाहिए और जेल से सरकार चलाने की बात करने लगे, वो बदले कि कपिल मिश्रा बदला? जो ये कहते थे कि राजनीति में भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए और उनके मंत्री अपनी सगी बेटियों को मंत्रालयों में पद देने लगे, वो बदले कि मैं बदला? बदला कौन? जब आप लोगों को पानी देने, सुविधा देने, बेसिक सड़क देने, सीवर देने की बात करते थे और आप दारू बांटने लगे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांट रहे थे, तो बदला कौन? कपिल मिश्रा नहीं बदला। ना दिल्ली के लोग बदले, ना जनता बदली, ना कार्यकर्ता बदला, ना वो एनआरआई बदले जो हजारों की संख्या में उतर गए थे। बदले वो जिन्होंने इन सब का भरोसा तोड़ा, इनकी पीठ पर वार किया। और जो बाबा खड़क सिंह की, बाबा भारती की जो कहानी है कि भाई धोखा तो दो पर ऐसा मत धोखा दो कि आने वाले लोग भरोसा करना छोड़ दे किसी पर भी। ये तो हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने पाप किया, वो जो चोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार किया, जो भी उन्होंने किया वो छोटा पाप है। जो उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा कि कोई विकल्प हो सकता है, कोई ईमानदार हो सकता है, तो वो भरोसा तोड़ना उससे भी बड़ा पाप है। आज की तारीख में अगर कोई आके जनता से बोलेगा कि मैं ईमानदारी की राजनीति करूंगा, तो लोग उसका मखौल उड़ाएंगे कि एक और केजरीवाल आ गया, ये भी चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। तो कपिल मिश्रा नहीं बदला, बदल गए वो लोग। और जब बदल गए तो जनता भी बदल गई। वो जो आशीर्वाद मिला था जनता का, दिल्ली में भी और देश में भी, हर एक देश के कोने कोने में लोग तैयार खड़े थे। आपने सबके साथ छल किया है। और जिस दिन आपने शीश महल बनाने के बारे में सोचा होगा, उस दिन आपने ये नहीं सोचा कि
अब क्या बोल के आए थे राजनीति में? क्या बोल के आए थे कि 2 कमरे के घर में रहोगे, और आज देश का सबसे वैगन आर में घूमेंगे, पूरे देश का सबसे विभत्स जो आपने आडंबर रचाया, तो कौन बदला? और मुझे लगता है कि ये अब कोई सवाल रह नहीं गया, बदला कौन है। वो लोकतंत्र में जनता जो है वो ईश्वर का स्वरूप होती है, और जनता ने अपना जनादेश दिया है और निर्णायक जनादेश दिया है। धर्म को लेके अगर नज़रिए की बात करें ना, जैसे लोगों को लगता है कि भाई पहले कपिल मिश्रा बहुत सेक्युलर बातें करते थे या इफ्तार पार्टी भी देते थे, अब के कपिल मिश्रा को स्ट्रॉन्ग हिंदुत्ववादी एक नेता बन गए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो सच बोलना, अगर हिंदुत्ववादी होना है तो झूठ बोल के करना भी क्या है। दिल्ली के दंगों को हमने अपनी आंखों से देखा है, बहुत नज़दीकी से देखा है। मैं तो केवल एक सीधा सवाल करता हूँ, सड़कें बंद करवाना अपराध है कि सड़कें खुलवाना अपराध है? सिंपल सी बात है। लोकतंत्र में सड़कें खुलवाना अपराध कैसे हो सकता है? लोग अपने दफ्तर जाएं, तो बहुत उसका लोग अपने दफ्तर जाएं, अपनी नौकरी पे जाएं, अपने काम धंधे पे जाएं, बच्चे स्कूल जाएं, बीमार लोगों को अस्पताल जाने के रास्ते खुले हों। ये तो मूल अधिकार है ना, बेसिक है। ये कैसे अपराध हो सकता है? और लोग कहते हैं कि हम सड़कें बंद कर देंगे, सड़कों को हाईजैक कर लेंगे, और उसके बाद जो हथियार निकले घरों से, उसके सबका वीडियो है। देखिए, तथ्यों पे बात होनी चाहिए। अब क्या आजकल क्या है कि एक प्रोपेगेंडा बना दो, किसके घर से बम निकला, किसके घर से पत्थर निकले, किसके घर से बोतलें निकली, किसके घर की छतों पे मिसाइल लगाई गई थी। तो हमने तो लोगों को खोया ना, हमने अंकित शर्मा को खो दिया, दिलबर नेगी को खो दिया। क्या मासूम बच्चों की गलती क्या थी? और उसके बाद अगर कोई ये बोले कि जिन परिवारों का कोई गया है, उन परिवारों के दरवाजे पे मैं जाऊंगा, उनकी मदद करूंगा या उनके साथ खड़ा होऊंगा, तो आप उसके ऊपर उसको कट्टरवादी होने का ठप्पा लगा दो, तो ये मेडल है मेरे लिए, और मैं इसे गर्व से अपनी छाती पर पहनता हूँ। मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो ये जब सब कुछ आप जब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, तो क्या धीरे धीरे आपको एहसास हो रहा था, मतलब ये बदलाव अगर आ रहा था, ये क्या था? ये नहीं, कोई बदलाव है ही नहीं। मैं वहीं कह रही हूँ, मैं आपको बताता हूँ ऋचा जी, कोई बदलाव है ही नहीं। क्या बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है। सच को सच कहने का बदलाव कैसे हो सकता है? मैंने अब क्या किसी के खिलाफ बोला? अगर आप आम आदमी पार्टी में होते तो आप नहीं बोल पाते। अगर मैं आम आदमी पार्टी में होता तब भी बोलता, क्योंकि मैं इसका उदाहरण देता हूँ। आप एक वीडियो निकालिएगा, अपने दर्शक से बोलो, गूगल करें कपिल मिश्रा और महबूबा मुफ्ती। मैं आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री था, और महबूबा मुफ्ती ने बुरहान वानी का समर्थन किया था या कुछ संवेदना जताई थी उनके परिवार के प्रति, और महबूबा मुफ्ती और मैं दोनों आमने सामने थे। एक आम आदमी पार्टी के मंत्री होते हुए मैंने महबूबा मुफ्ती से ऑन कैमरा सारी जनता के बीच में सवाल पूछा था कि टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकते हैं, और अगर आप बुरहान वानी का समर्थन करोगे तो कोई संवाद ही संभव नहीं है लोकतंत्र में। तो गूगल करें। पार्टी में क्या रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो, लेकिन मैं तो नहीं बदला। मतलब आपको बोला क्या कि ये तुमने क्यों किया? मैं उस घटना के डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो भी एक आंखें खोलने वाली घटना थी जो उसका रिएक्शन आया था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तो तब भी बोला ना, जब NIT श्रीनगर में तिरंगा फहराने के ऊपर केस किए जा रहे थे पूरे देश से, मैं गया था वहाँ पर, और मैं तब आम आदमी पार्टी का मंत्री था। NIT श्रीनगर के छात्रों से मिलने के लिए गया था, महबूबा मुफ्ती से मैंने सवाल किए थे, तो मैं नहीं बदला। लेकिन आपने इनडायरेक्टली उस सवाल का, जो मैं आपसे कह रही थी ना कि रियलाइजेशन कैसे होता है, तो जब पार्टी में आपको टोका जा रहा होगा ऐसी चीज़ों के लिए, तो वो मोह भंग की स्थिति कब और कैसे आई? पूरी तरह की लगा कि हाँ, बिल्कुल मोह भंग चरणों में, रातों रात तो नहीं होता कोई रिश्ता, रातों रात नहीं टूटता। नहीं, रातों रात भी हुआ। एक आखिरी कील तो पड़ती है ना, एक आखिरी कील तो पड़ती है, वो डेफिनेटली पड़ी, और उसमें बाकियों का भी सच सामने आ गया जिनका अभी तक नहीं आया था। लेकिन मोह भंग मेरा ही नहीं। देखो, कपिल मिश्रा एक आइसोलेशन में केस नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सारे लोग वहीं हैं, सिर्फ मैं अलग हूँ। बचा कौन वहाँ पे? आज ज़मीन पे एक कार्यकर्ता नहीं बचा। ऑटो वाले का भी मोह भंग हुआ, रेडी पटरी वाले का भी मोह भंग हुआ, दिल्ली की महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का भी मोह भंग हुआ, झुग्गी में रहने वाले लोगों का भी मोह भंग हुआ, युवाओं का भी मोह भंग हुआ। तो मोह भंग सबका ही हो गया, क्योंकि वो झूठ पर आधारित था। और सच जो एक 4-5 लोगों ने मिलकर लूट का खेल रचा था, मेरे को लगता ही नहीं कि अब आज उनकी इतनी प्रासंगिकता नहीं बची कि उनके बारे में इतना समय भी लगाया जाए। अब वो इररिलेवेंट है, वो यमुना नदी ने उनको प्रवाहित कर दिया है। वो और उनकी झूठ की राजनीति और उनका भ्रष्टाचार प्रवाहित हो गया। अब केवल उसकी सज़ा मिलना बाकी है। जनता ने सज़ा दे दी और कानून भी सज़ा देगा। केवल इतना ही परिणति बची है उनकी, इसके अलावा और कोई परिणति नहीं बची। चलिए, आपने यमुना जी का जिक्र कर दिया, मैं वहीं आने वाली थी। इस बार छठ के समय बहुत विवाद हुआ, और यमुना की सफाई तो मुझे याद है जब आप जल मंत्री थे तब से एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली वालों के लिए। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ये सब जो खबरें चली कि छठ का एक घाट छठ विवादहीन रही। सोशल मीडिया पे तो बहुत हंगामा हुआ। कोई सोशल मीडिया खाली, अगर कोई आम आदमी पार्टी को फॉलो करता होगा तो उसे दिख रहा होगा, लेकिन कितने ही लोग फॉलो कर रहे हैं। ज़मीन पे उतरिए आप, और मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ चलिए। दिल्ली में 50 लाख लोगों ने इस बार छठ पूजा की है।
1300 जगहों पर एक साथ छठ पूजा का आयोजन किया गया है। यमुना नदी पर 17 घाट, 7 साल के बाद यमुना नदी पर छठ पूजा हुई है। 7 साल से बंद कर रखी थी। वो बैन लगा कर बैठे थे, हम नैन बिछा कर बैठे। हम लोगों ने घाट बनाए, घाटों की व्यवस्था की, लाखों लाख बहनों ने, महिलाओं ने छठ पूजा की। सब कुछ कैमरे पे है, कोई चीज़ छुपी तो नहीं है, एक एक चीज़ कैमरे पे। आप बताइए कि क्या कोई इलाज कर दिया आप लोगों ने पानी तो 7 महीने में परमानेंट इलाज हो जाएगा क्या, जो 11 साल में नहीं कर पाए? जो भी लोग आज यमुना के किनारे जा रहे हैं या पानी दिखा रहे हैं, सड़क दिखा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को तो गाली दे रहे हैं ना इनडायरेक्टली। मैं तो कहता हूँ रोज दिखाओ, क्योंकि आप ये बता रहे हो कि 11 साल में आपने कितने पाप किए हैं। 11 साल से तुम बैठे थे कुर्सी पे, जो आज पानी की बोतल लेके घूम रहे हैं वो दारू की बोतल लेके घूम रहे थे 11 साल। तब पानी क्यों नहीं याद आया? पिछली सरकार के कितने मंत्री यमुना के किनारे गए थे? केजरीवाल कितनी बार यमुना के किनारे गए? मुख्यमंत्री जी पिछले 7 महीने में 25 बार जा चुके हैं यमुना तट पर। कैबिनेट ने शपथ लेते ही यमुना किनारे कैबिनेट गई है। केजरीवाल एक बार भी गया यमुना किनारे? ये जो आज घूम रहे हैं सड़कों पे, ये तब क्यों नहीं गए यमुना किनारे? तब क्यों नहीं इन्हें पानी गंदा याद आया, यमुना गंदी याद आई? इतनी मेहनत तब कर ली होती तो आज जमानत जब्त नहीं हुई होती, रोना नहीं पड़ रहा होता। ये तो मुझे भी लग रहा था कि आप अभी क्यों दिखा रहे हो? नहीं दिखा रहे हैं, वो केजरीवाल के पाप गिना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये साबित करना चाहते हैं कि केजरीवाल एक पापी, अपराधी, भ्रष्टाचारी था। वो रोज साबित कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ये साबित करें। उन्हें चुनाव से पहले साबित करते तो शायद जनता के साथ खड़े होते, जनता के विरोध में खड़े थे, इसीलिए जनता ने हरा दिया। जो भी आप बता रहे हो कि यमुना में आज भी गंदगी है या सड़क टूटी है या पानी गंदा है, 11 साल तुम ही बैठे थे भाई, 11 साल तुम ही बैठे थे। हमें 6 महीना हुआ है और 6 महीने में भी तुम्हें ये लगता है कि हमें 6 महीने में कर देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पिछली सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं थी, तुम्हें केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए तब तुमने नहीं कहा होना चाहिए। तुम्हें हमसे उम्मीद है और हम तुम्हारी उम्मीद पूरा करेंगे, वेट करो। तो अब अभी तक आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे ये जो भी आप कह रहे हैं जितनी सफाई हुई, और देखिए मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूँ, केवल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। झाग में छठ की पूजा करती हुई हर साल फोटो आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? बिल्कुल देखी है। और इस साल आई ऐसी फोटो? तो बस बात खत्म। इस बार हमने किसी भी अपनी माँ बहन को झाग में, गंदे झाग में पूजा करने के लिए मजबूर हो, ये नहीं होने दिया। 6 महीने में इससे बड़ा क्या अकम्प्लिशमेंट हो सकता है? ये तो मैं मानती हूँ। और ये पिछले 27 साल में ऐसी फोटो, हर साल केवल एक ही फोटो आती थी। 10-10 फुट ऊंचे झाग में बहनें खड़ी होती थी और पूजा। क्यों नहीं आई इस बार? क्यों नहीं आई इस बार? कुछ तो हुआ होगा ना, किसी ने कुछ तो किया होगा। जो 27 साल में जो नहीं हुआ वो 6 महीने में अगर हो गया तो आप उसका धन्यवाद तो करो कम से कम। मैं ये कहता हूं कि भाई आप, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन माता बहनों का एक कष्ट हुआ, आप धन्यवाद नहीं कर सकते तो मखौल मत उड़ाओ उसका, चुपचाप शांति से बैठो। तुम छठ पूजा पे क्यों नहीं आए? जो लोग मजाक उड़ा, केजरीवाल क्यों नहीं आया छठ पूजा पे? क्यों नहीं आया किसी भी एक घाट पे दिल्ली के? सिसोदिया क्यों नहीं आया? सत्येंद्र जैन क्यों नहीं आया? आम आदमी पार्टी का कोई एक भी एमएलए क्यों नहीं आया छठ घाट पे? क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी। घर से निकले नहीं है छठ पूजा के दिन ये लोग, इन्हें शर्म आ रही थी कि अगर हम यमुना के किनारे गए और इतनी सुंदर व्यवस्था देख के लोग पहले कहेंगे भाई तू क्यों नहीं कर पाया 11 साल में जो 6 महीने में हो गया। घर से नहीं निकले उस दिन ये लोग, दरवाजे बंद करके बैठे थे, क्योंकि इनको पता था कि इनकी असफलता इतनी बड़ी है कि ये काम तो 6 महीने में किया जा सकता था। हमने यमुना साफ हो गई क्लेम नहीं किया, हमने छठ की उचित व्यवस्था की है ये क्लेम किया है। तो अब 1 साल में साफ भी हो जाएगी? मतलब नहीं, यमुना साफ 1 साल में नहीं होगी, 2-2.5 साल लगेगा। यमुना 2-2.5 साल में हो जाएगी। अभी क्या योजना में समझना चाह रही हूँ, अभी क्या नहीं, पहले तो मैं आपको यही बता दूं, हमारी इस वक्त केवल एक प्राथमिकता थी कि पूर्वांचल के लोग यमुना के किनारे छठ करेंगे, जिसपे 7 साल से बैन लगाया गया। यह हमने अपने चुनाव में लोगों को संकल्प किया था और अपने संकल्प को हमने पूरा किया। और मुझे लगता है कि ये, हमें भी लगता था कि इतना आसानी से संभव नहीं होगा। और इसमें कितना झूठ बोला गया था। पिछले साल तक ये कहते थे कोर्ट का ऑर्डर है, और जब हम लोग बैठे, मुख्यमंत्री जी ने पहली मीटिंग बुलाई, कोई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं था यमुना के किनारे पूजा रोकने का। कितना बड़ा झूठ दिल्ली के लोगों के साथ बोला गया, पूर्वांचल के लोगों के साथ बोला गया, कितना बड़ा झूठ। कोर्ट ने रोका नहीं था, इन्होंने रोका हुआ था। इसलिए इस बार हमारे को कोर्ट जाना भी नहीं पड़ा, हमारे ही पास थी पावर छठ पूजा कराने की और हमने कराई। जहाँ तक माँ यमुना की सफाई की बात है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, जल मंत्री CR पाटिल जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कंटिन्यू तैयारी चल रही है। हमारे सारे STP ठीक से काम करें, कोई भी अनट्रीटेड वाटर यमुना में ना जाए, हमारे जो नाले हैं उनको हम लोग ट्रीट करने के बाद ही यमुना में जाए। यमुना में जो मिनिमम वाटर फ्लो है वो कम से कम इतना बढ़ा दें कि उसका भी एक सतत अविरल निर्मल प्रवाह यमुना में बना रहे। यमुना की ड्रेजिंग का काम है, आप सोचिए पिछले 10, 12, 15 सालों में ड्रेजिंग ही नहीं हुई है यमुना के अंदर। ये तो छोटे छोटे काम थे। जल बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, पूरी तरह दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, मुख्यमंत्री के अंडर में आती है। जल बोर्ड में अपना काम नहीं किया, इसके लिए क्या आप मोदी जी और LG को जिम्मेदार ठहराएंगे? आज कैसे उसी जल बोर्ड ने झाग ठीक कर दिए?
हमारे जल बोर्ड के सीईओ ने और हमारे जल मंत्री ने और हमारी सरकार ने आज कैसे सुनिश्चित कर दिया कि झाग ना आए। ये काम पिछली सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? काम करने की नीयत नहीं थी ऋचा जी, इरादा नहीं था। उनको लगता था केवल झूठ बोलो, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा। आज भी वो वही कर रहे हैं और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो करके तुम हारे हो वही करते रहोगे तो हमेशा ही हारते रहोगे। मुझे आपके समय जब आप मंत्री थे तब की याद है, खबर आपको याद होगी, जापान की या किसी कंपनी से कुछ हुआ था ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिर केजरीवाल जी ने कहा था 2.5 या 3 साल के मैं डुबकी भी लगाऊंगा, इस पानी को पीऊंगा भी। वो क्या हुआ उसका? नहीं, वो सारी चीजें तब तक की थी जब तक वाटर पोर्टफोलियो में मैं देख रहा था। हाँ। यमुना का काम, पानी की लाइन 400 कॉलोनी में पानी लाइन डालो, ये डालो वो डालो, सब रुक गया क्योंकि एजेंडा ही नहीं था। और जिनका एजेंडा था वो लोग पसंद नहीं थे। आपका आम आदमी पार्टी का पर्यावरण को लेके, यमुना को लेके, गरीबों को लेके, जनता को लेके, महिलाओं को लेके, युवाओं को लेके कोई एजेंडा ही नहीं था। दे हैड जीरो फोकस ऑन इट। उनका केवल एक एजेंडा था, दिल्ली पे पैर रखो और आगे बढ़ो। दिल्ली को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ करना चाह रहे थे। कितने दिन दिल्ली अपने ऊपर पैर रखवा ली थी? दिल्ली की जनता के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। उसकी डिटेल स्टोरीज़ में अगर हम जाएंगे, एक एक झुग्गियों में जो लोगों का हाल था, महिलाओं के साथ जो हुआ है, शराब की जो कीमत लोगों ने चुकाई है, गंदे पानी की कीमत, केवल पानी गंदा नहीं है, उसकी हेल्थ कॉस्ट बहुत बड़ी है। कितनों के बच्चे, कितनी बहनें, कितने माता पिताओं ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है जो गंदा पानी आपने दिल्ली के लोगों को पिलाया फ्री पानी के नाम पर। टूटी हुई सड़कों की कीमत, ये वो पॉल्यूशन में भी कन्वर्ट होता है। ऐसी बहुत दुर्गति जिसे कहते हैं, दिल्ली को इन्होंने कम से कम 20 साल पीछे करके छोड़ दिया और आज सारे फंड खाली पड़े हैं। सारी फाइलें पिछले 5-5 साल से रुकी हुई जो हम देखते हैं। मंत्री और दफ्तर नहीं आते थे, केजरीवाल कभी सचिवालय नहीं आते थे। मुख्यमंत्री के दफ्तर में इतनी मोटी धूल की परत जमी हुई थी, लोगों ने सचिवालय खुलते हुए नहीं देखा पिछले 11 साल में। दिल्ली का सचिवालय आज बंद नहीं हो रहा। रात को 11-11 बजे तक मुख्यमंत्री काम कर रही है, मंत्री काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं और तब खुला ही नहीं। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ ऋचा जी, मुख्यमंत्री के घर में, पिछले मुख्यमंत्री के घर में किसी भी जनता की, पत्रकार की, उनके विधायक की या उनके मंत्री की एक भी फोटो दिखा दो शीश महल में। हाँ, एक भी फोटो दिखा दो आप। और अब की बार जिस दिन पहले दिन मुख्यमंत्री का घर खुला, पहले दिन सारा मीडिया विद कैमरा अंदर था, सारी जनता विद कैमरा अंदर थी और रोज हजारों लोगों से मुख्यमंत्री मिल रही हैं। ये इतना बड़ा अंतर है। तो वो क्या एक बस पीआर ड्रिवन गवर्नमेंट थी? वो कुछ भी नहीं था, वो केवल सोशल मीडिया और झूठ, और आज भी केवल सोशल मीडिया और झूठ है। जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करते। जमीन पे होते तो छठ पूजा में आने की हिम्मत होती। एक जगह नहीं थी उनके पास जहाँ पे कोई उन्हें बुलाने को भी तैयार हो, जबकि अभी 6 महीने पहले तक मुख्यमंत्री थे, किसी ने उन्हें बुलाया नहीं दिल्ली में। अब मैं पॉलिटिशियन कपिल मिश्रा को अलग रख के एक व्यक्ति कपिल मिश्रा, माँ हमेशा से बीजेपी में काउंसलर रही, ठीक है, लेकिन मैं समझना चाहूँगी पूरा, आप मुझे सारी स्टेजेस समझाइएगा। जब बेटा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता है तो माँ को क्या लगता है? उसके बाद बेटा बहुत करीबी होता है जिस व्यक्ति के, या जिसको हो सकता है अपना आदर्श माना हो केजरीवाल को, उससे जब धीरे धीरे मोह भंग शुरू होता है, फिर वो अलग होता है। ये पूरी जर्नी एज अ पर्सन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, कपिल मिश्रा के लिए कैसी रही? पिछले कितने साल जाएंगे? 5-6 साल, ज़्यादा ही हो गए। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी में तो जब बनी तब से ही थे, 10, 11, 12, फिर उससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन। देखिए, मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ, जो कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा चर्चा में आता नहीं है। जब मेरी माताजी निगम पार्षद थी, तब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल उनके पास आते थे, देखने के लिए आते थे कि काम कैसे हो रहा है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का एक मॉडल, जिसके ऊपर बाद में स्वराज किताब अरविंद केजरीवाल ने लिखी। वो स्वराज में भी अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि देश में 2-3 जगहों पर ही ये मॉडल लोग अपने आप चला रहे हैं। उनमें से एक मेरी माताजी चलाती थी। सोनिया विहार में जो बजट लगाया जाता था, वो जनता से पूछकर, लोगों के बीच में बैठकर, काउंसलर का फंड जो वो लगाया जाता था। बाद में वो दिल्ली, ईस्ट दिल्ली कॉर्पोरेशन की पहली मेयर भी बनी। ये केजरीवाल ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि हम जो लाना चाहते हैं मॉडल, वो मॉडल पहले से अगर कोई चला रहा है तो वो डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा जी हैं। उसने अपनी किताब में खुद लिखा। बाद में वो खुद तो लाई नहीं जब सरकार में आ गए। डिसेंट्रलाइजेशन की जगह मोस्ट वल्गर फेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बन गए। डिसेंट्रलाइजेशन तो भूल ही गए कि क्या होता है, जनता से पूछ के काम करना क्या होता है, फंड लगाना क्या होता है, सब कुछ भूल गए। तो उस बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ से ये लगा कि हाँ चलो, कोई लोग कुछ तो परिवर्तन करना चाहते हैं। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ मैंने एक छोटी सी किताब भी लिखी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के खिलाफ भी मैंने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किया था। तब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उसके साथ जुड़ते चले गए। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मैं फाउंडर मेंबर बना। फिर जाके एक दिन ऐसा आया कि चलो पॉलिटिकल पार्टी भी बनेगी। तो ये कोई एक वन डे डिसीजन नहीं था, इट वॉज ए प्रोसेस। तो नेचुरली आई वॉज पार्ट ऑफ इट। तो माताजी ने चाहे या अनचाहे भी, लेकिन रोका नहीं मुझे।
ऐसा नहीं है कि उन्होंने, लेकिन वो भी दिन था जब मैं आम आदमी पार्टी में मंत्री था और मेरे घर के बाहर मेरी माताजी प्रदर्शन कर रही थी भाजपा के साथ मिलके। तो वो उनका बड़प्पन है, उन्होंने अपने संगठन, हाँ, तो अपने संगठन के प्रति उनकी जो निष्ठा है या विचारों के प्रति निष्ठा है, उससे भी समझौता नहीं किया, पर बेटे को भी रोका नहीं कि जो करना है वो कर लो। तो वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। तो मेरे पिछली सरकार के मंत्री के कार्यकाल में मेरी माताजी ने कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं किया राजनीतिक। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की, और भाजपा ने अगर उन्हें ये कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए भी मैदान में आना है, तो वो अब्सेंट नहीं हुई वहाँ से, वो वहाँ उपस्थित नहीं। तो इस कारण वो, खैर मैं तो कद के आसपास भी कहीं नहीं आ सकता कभी जीवन में उनके। घर में कभी हुआ कुछ? नहीं, घर में कभी भी नहीं हुआ। घर में ये जरूर हुआ कि जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हमको तो लगता ही था कि ये खाली दिखावा ही है ना, और पर रोका नहीं कि जो मन है वो कर लो, एक बार करके देख लो। तो और वापस आने पे भी ऐसा कोई उलाहना या ताना देने का काम भी कभी नहीं हुआ। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको ये बोलूँ ऋचा जी, तो ये जर्नी मेरी है ही नहीं, ये प्रभु ने कराया है। मेरे को एक दिन भी एहसास नहीं हुआ, मेरी औकात नहीं है कि मैं अकेला आदमी सरकार के मुख्यमंत्री से भिड़ जाऊं और उसके भ्रष्टाचार के बारे में बात करूं। और जब ये मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार की जो भी बात है उसका सबूत भी उसी के घर के अंदर से आना है, अगर आना है, जो कभी भी नहीं आएगा। उसी का मंत्री, वही मुख्यमंत्री, उसी का बंगला, उसी के कैमरे, सब कुछ उसका। पर मैंने तब भी बाहर आके बोला, तब भी मैंने तो अपना सब कुछ दांव पे लगाया। तो मेरी औकात नहीं है ये करने की, ये ईश्वर ने कराया है। मुझे अगले दिन क्या होगा ये नहीं पता था, कोई मुझे नहीं पता था कि अगले दिन क्या होगा, पर मुझे ये पता था कि आज नहीं बोलूंगा तो कल खुद को ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और उस वक्त तो नहीं पता था कि फिर सरकार जाएगी, खत्म होने का डर भी तो रहता है। नहीं, खत्म ही हुआ ना एक तरह से। देखिए 2017 में मेरी इनसे लड़ाई हुई, 2017 से 2020 का चुनाव भी हारा, 2025 में जाके मैं दोबारा चुनाव जीता हूं। तो 2017 में तो नहीं मुझे पता था ना कि 25 का कोई चुनाव में जीत जाऊंगा। उस वक्त मैंने पॉलिटिक्स नहीं सोची। मैं आज भी 90% अपने काम में पॉलिटिक्स नहीं सोचता। मैं कि पॉलिटिक्स सोचनी होती है, कल के ही सोचना होता तो हम कहीं आराम से अपना काम कर रहे होते, ऐसा तो यानी जॉब कर रहे होते, काम को तो रूटीन कुछ कर रहे होते। जो उद्देश्य लेके हम लोग निकले थे वही उद्देश्य आज भी है। दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हो, शहर अच्छा हो, थोड़ा देश का धर्म का कुछ काम हम लोग कर लें, इतनी छोटी सी सोच थी। और इतना भी ना कर पाए तो फिर राजनीति में आए क्या करने हैं, सबसे बेसिक चीज़ है ये। तो ईश्वर ने कराया है, और बीते हुए कल भी ईश्वर ने कराया, आने वाले कल भी ईश्वर ही कराएगा। मेरी जर्नी नहीं है ये, मेरी औकात नहीं है जो हुआ है वो करने की, ना लड़ने की मेरी औकात थी। और जिस दिन मैंने कहा था केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तीनों जेल जाएंगे, उस दिन मेरे से सबने पूछा कैसे जेल जाएंगे, फुल मेजॉरिटी की सरकार है, पूरा बहुमत है, और तुमने बोल तो दिया, और बड़े बड़े लोग जो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे वो तुमने बोल दिया तीनों जेल जाएंगे, कैसे जेल जाएंगे। तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन आप देखो माँ शारदा की कृपा है, तीनों जेल गए, भ्रष्टाचार में जेल गए, और दोबारा भी जाएंगे। अच्छा। अभी तो ये बेल पे बाहर है, अभी तो ये कन्विक्ट भी होंगे, क्योंकि इनके पाप छोटे नहीं हैं। चोरी से भी बड़ा पाप है विश्वासघात, और इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है, मतलब ईश्वर के साथ विश्वासघात किया है। बच नहीं सकते लोग। पार्टी में अभी जो लोग हैं, भाई आपके भी पुराने सब दोस्त रहे होंगे, संपर्क में हैं आप कुछ लोगों से? कुछ ऐसे हैं जो कह नहीं पा रहे हैं बाहर, लेकिन पार्टी से इधर आना चाहते हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं? नहीं, आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि या डिसइल्यूजन्ड है। देखो बात ये है कि जब युद्ध था तब आप कहाँ खड़े थे, अब तो खत्म, कहानी खत्म हो चुकी है। डूबता हुआ जहाज है, चूहे भी कूद के भागेंगे। लेकिन जब जनता के साथ तो आप नहीं खड़े थे। आज कौन ही खड़ा है? आज जिसका रोजी रोटी के लिए जो मजबूर है, खाली वो वहाँ बचा हुआ है, कोई नहीं बचा। जिसके मुंह में जुबान है या जिसकी पीठ में रीढ़ है, उनमें से कोई वहाँ नहीं है। स्वाति मालीवाल वहाँ होकर भी बोल रही हैं। नहीं, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो कोई साधारण घटना तो नहीं है। और स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के घर में महिला सांसद को, ऐसा नहीं है कोई आम महिला के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठाता, महिला सांसद को मुख्यमंत्री के घर में मारा जाए, जूतों से मारा जाए, ज़मीन पे गिराया जाए, पेट पे लात मारी जाए, और कुछ हुआ नहीं उसके खिलाफ। क्योंकि फिर से वही बात है, सबूत तो उनके घर में ही है ना, गवाह भी उनके घर में और सबूत भी उनके घर में है। इसी अहंकार में तो मारा, इसी अहंकार में मारा ना कि इस घर से बाहर बात कैसे जाएगी। तो वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं थी। ऐसे लोगों ने साधारण महिलाओं पे और बेटियों पे क्या अत्याचार किए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आइसोलेटेड केस नहीं हो सकता।
अगर आपने सांसद को अपने घर में लात मारी है और ज़मीन पे गिराया है और जूते मारे हैं, तो ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब आप बहन को बहन, बेटी को बेटी मानने वाली मानसिकता नहीं है आपकी। और स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, मुझे लगता है वो क्या पाप का घड़ा जब भर जाता है, वो बस वही था, पाप का घड़ा भरने वाली बात थी। मुखर हैं, बोल भी रही हैं, और ईश्वर उन्हें शक्ति दे, माँ जगदम्बा उनका साथ दे और सत्य के साथ वो खड़ी रहे। मैं तो यही शुभकामनाएं उनको। जैसे उनके लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन जो आप जो कह रहे थे कि आखिरी कील, आपके लिए आखिरी कील कौन सी थी? नहीं, मैंने तो जो भ्रष्टाचार की बात की, वो भ्रष्टाचार के बारे में मैंने बोला, और भ्रष्टाचार ही मेरे हिसाब से केजरीवाल का सबसे बड़ा पाप है। आप जिस भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करके आए थे, कम से कम आपको एक मुद्दे पर टिकना चाहिए था कि भाई कुछ भी करूँगा, करप्शन नहीं करूँगा। लेकिन इतना करप्शन, कमीशनखोरी, चोरी, दलाली, इसके अलावा कुछ रह ही नहीं गया। सिसोदिया, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और इनके उनमें सिर्फ और सिर्फ घोटाला, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। जहाँ से आज दिल्ली की सरकार की किसी भी डिपार्टमेंट की सीएजी रिपोर्ट आ रही है, आप पैसा खा के बैठे हो। गरीब लोगों का, बच्चों का स्कूल बनाने के नाम पे घोटाला, शौचालय बनाने के नाम पे घोटाला, बस के नाम पे घोटाला, आंगनबाड़ी की महिलाओं के साथ घोटाला, मजदूरों के साथ, गरीब मजदूर, लेबर डिपार्टमेंट में अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, आपने मजदूरों के नाम पर पैसे खा गए। तो ऐसा मतलब कहीं तो ब्रेक लगाओगे ना भाई, कहीं तो रुकोगे। दवा, सरकारी अस्पताल में दवा, ऋचा जी, दवा खरीदने सरकारी अस्पताल में सबसे गरीब आदमी आ रहा है ना, और उसके घर में कोई बीमार है, वो मजबूर है, वो दवा लेने आ रहा है, उसकी दवा में आप घोटाला कर रहे हो। इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है? तो अब इस सारे काम को बदलने में आपकी सरकार को, आप लोगों को कितना समय लगेगा? नहीं, हम बदल चुके हैं। सरकार उपस्थित है जनता के बीच। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है। पिछली सरकार का मुख्यमंत्री जनता के बीच से गायब था, आज सीएम जनता के बीच में है, मंत्री विधायक जनता के बीच में है, रोज़ जनता के साथ सुनवाई हो रही है, रोज़ लोगों के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी की लाइनें ठीक हो रही हैं, सीवर की लाइन ठीक हो रही है। और अभी तो गड्ढा भरना है ना, अभी हम गड्ढे भर रहे हैं, इसके बाद निर्माण का काम है, और ये सारा काम सतत गति से जारी है। दिल्ली बदलती हुई दिखने लगी है, और पूरी तरह परिवर्तित दिल्ली जैसी विश्व की आधुनिक राजधानियाँ होनी चाहिए। देखिए, भारत का एक विजन है 2047 का, विकसित भारत। विकसित भारत दुनिया के लिए विकसित भारत का चेहरा क्या होगा? दिल्ली होगा। दिल्ली जैसी दिखेगी, उसी से लोग मानेंगे कि भारत बदल रहा है या भारत नहीं बदल रहा। और प्रधानमंत्री जी का भी इसीलिए फोकस है दिल्ली के ऊपर, क्योंकि दिल्ली खराब रह जाए तो आप देश में कुछ भी कर लो, लेकिन देश की जहाँ पे हम देश को देखना चाहते हैं, लोगों के मन में, मस्तिष्क में, मानस में, विश्व में, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। दिल्ली ही देश का एक मिनी इंडिया है, देश का प्रतीक है बाहरी दुनिया के लिए। तो दिल्ली को बदलना, और वो एक फोकस है, उस फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हर सेक्टर में काम किया जा रहा है। कुछ सेक्टर हाईलाइटेड है, जैसे यमुना की सफाई या एनवायरनमेंट हाईलाइटेड सेक्टर है, बाकी सेक्टर उतने हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन उन पे भी काम किया जा रहा है। और मैं ये आपको ये बता सकता हूँ कि सरकार रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ रही है, और हमने जो वादा किया वो भी पूरा करेंगे, और उसके बियॉन्ड भी जाके डिलीवर करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है जिस समय आप मेरे पास आए हैं, प्रदूषण की बात अगर नहीं करूँगी तो गलत हो जाएगा। एक तरफ अभी मैंने कल शायद देखा, आप लोग रेखा गुप्ता जी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ बैठ के पूरी मीटिंग हो रही है प्रदूषण को लेकर, कुछ जो भी फैसले हुए हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे लगातार ये भी हो रहा है कि भाई रेखा गुप्ता जी बिहार में प्रचार पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, शहर में हम सब परेशान हैं। चाहते हैं वो चुनाव प्रचार में जाएगा। अब केजरीवाल को कोई बुला ही नहीं रहा, तो इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, गया तो वो भी था बिहार। इस समय दिल्ली में है ना, नहीं, वो दिल्ली में कंटिन्यू है। आपने खुद ही बोला, आपने मीटिंग, हाँ, मैंने वो मीटिंग कर दी। तो मैं आप समझना चाह रही हूँ कि सरकार क्या कर रही है। आप एक बात बताइए रेखा जी, क्या मुख्यमंत्री मीटिंग करेंगी और पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा शाम को? नहीं। क्या ये पॉल्यूशन हमारी सरकार आने के बाद हुआ है? नहीं। तो अपेक्षा क्या है? अपेक्षा यह है कि अब जल्दी, मतलब अब उम्मीद है कि अब नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन क्यों है दिल्ली में? देखिए, मुझे खांसी हो रही है। मुझे भी हो रही है। पॉल्यूशन क्यों है दिल्ली में? बहुत सारे रीजन है, मुझे लगता है एक नहीं है। नहीं, बेसिक रीजन क्या है? पराली। कहाँ जल रही है पराली? पंजाब, हरियाणा। कौन जला रहा है? किसान। किसकी जिम्मेदारी है? कौन पोटली लेके घूम रहा था जब दिल्ली में सरकार थी कि ये मैंने पोटली बनाई है पूसा में, इसे छिड़क देंगे, पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? किसने विज्ञापन दिए थे अखबार में? जब वो दिल्ली में थे तब वो भी पराली का ही नाम ले रहे थे। नहीं, मैं तो नाम ही नहीं ले रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। दिवाली पे इस बार पटाखों की अनुमति मिली। दिवाली पे इस बार नहीं, अगर फैक्टर होता तो दिवाली के अगले दिन पॉल्यूशन होता ना। दिवाली के अगले दिन पूरी सूर्यदेव चमक रहे थे, पूरी धूप खिली हुई थी। छोटा फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा पटाखों से कुछ नहीं होता, लेकिन आप पूरी दुनिया का पॉल्यूशन का जिम्मा बच्चों के पटाखों के नाम पे नहीं बिल काट सकते और उधर पराली जलती रहे।
सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर आज दिल्ली की सांस घोटने का सबसे बड़ा पाप पराली के द्वारा किया जा रहा है, और ये रोका जा सकता है अगर सरकार चाहे वहाँ की तो। लेकिन आप टाइम करो कि दिवाली से 2 दिन पहले जलाना शुरू करेंगे जिससे दिवाली के दिन धुआं हो जाए, ये तो पाप है। ऐसा हुआ आपको? ऐसे ही हुआ, ये तो डेटा है ना, किस दिन पराली जली। अब तो सैटेलाइट इमेज आती है ना, पराली जलने की सैटेलाइट इमेजेस उपलब्ध हैं। कितनी तारीख को आप पराली जलाना शुरू करते हो, कब जलाना शुरू करते हो? आप दिवाली के साथ उसे टाइम कर रहे हो जिससे कि पॉल्यूशन दिवाली के ऊपर आ जाए। अरे गाजा में इतने बम फट गए, यूक्रेन में इतने बम फट गए, वहाँ का AQI खराब नहीं हुआ, या मेरे बच्चे की फुलझड़ी से AQI खराब हो गया? लेकिन वो बोल रहा है ना कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स नहीं फोड़े गए हैं, बहुत रात भर पटाखे। मैं कह रहा हूँ कि पटाखों का पॉल्यूशन पे कितना % रोल है, इस पे या तो IIT की रिपोर्ट पढ़ ली जाए। वैज्ञानिक तथ्यों से बात करते हैं ना कि क्या कि अभी आज जो पॉल्यूशन है पटाखों के कारण है? नहीं, अब तो नहीं। तो ये आज दिवाली से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। फिर यानी कोई और फैक्टर है ना जो पॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है, उसको कौन एड्रेस करेगा? उसको एड्रेस करना जरूरी है। देखिए एक बात तो है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत सारी चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इलीगल फैक्ट्री चल रही है, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू एड्रेस दैट। EV के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी 400 EV बसें खड़ी हुई थी, कोई चला ही नहीं रहा था। मुख्यमंत्री जी के आते ही कैसे 1 हफ्ते के अंदर 400 EV बसें, देवी बस जो हम चला रहे हैं छोटी वाली, दिल्ली में जगह जगह दिखने लगी हैं। क्यों चल गई? पिछली सरकार में क्यों नहीं चल रही थी? क्योंकि आपने उन्हें पार्क करके रखा हुआ था, आप उन्हें चलाने को तैयार नहीं थे। ये छोटी छोटी चीज़ें ही चीज़ों को चेंज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक में चेंज कर रहे हैं। मेट्रो के जो रुके हुए, आप मेट्रो की फाइल पे साइन करने को तैयार नहीं थे, आप रैपिड रेल के लिए पैसा देने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको झाड़ा कि रैपिड रेल के लिए पैसा देना पड़ेगा वरना फाइन लगेगा, तब रैपिड रेल के लिए दिल्ली सरकार ने अपना हिस्सा दिया। कैसे कम होगा पॉल्यूशन? जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक होगा, रैपिड रेल ठीक होगी, मेट्रो नेटवर्क ठीक चलेगा, हमारा जो बसें हैं वो इलेक्ट्रिक में चलनी शुरू होंगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को आप एड्रेस करेंगे, डस्ट फ्री सड़कें आप बनाएंगे, सड़कों की क्लीनिंग के ऊपर आप काम करेंगे, पानी का छिड़काव किया जाएगा, स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे, तभी तो दिल्ली का पोल्यूशन ठीक होगा। इनमें से कौन सा काम किया गया पिछले 11 साल में? तो अभी जो मीटिंग हुई, अब आप लोग ने क्या हम लोगों ने स्प्रिंकल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, डस्ट फ्री सड़कें, वॉल टू वॉल कारपेटिंग सड़कों की हो, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रीन कवर बढ़ाने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक एक स्टेप लिया जाएगा। अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है, गंभीरता से ही समाधान होगा। ऐसा नहीं है देयर आर नो क्विक फिक्सेस फॉर पॉल्यूशन, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, समाधान होके रहेगा। दुनिया के सभी शहर इस दौर से गुजरे हैं, बीजिंग की हमने केस स्टडी, हर शहर इस दौर से गुजरा है। ऐसा नहीं है हम कोई अपराध बोध में ग्रस्त हो जाएं, अपराध बोध में ग्रस्त होने की बात नहीं है। बीजिंग हो या लंदन हो, सबका एक पीक दौर आया है जब वहाँ प्रदूषण, गंदा पानी, ये एक समस्या हुई। सरकार ने और समाज ने मिलकर निदान किया और टेक्नोलॉजी की सहायता से वापस उन्होंने रिकवर किया। दिल्ली अब रिकवरिंग के दौर में आया है। और इसमें आप मतलब दावा भी कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं। डेफिनेटली दिल्ली वाले होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गवर्नेंस अगर अच्छी होती तो रिकवरी का दौर 10-12 साल पहले आ जाना चाहिए था। कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ ही ये रिकवरी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नज़रअंदाज किया गया बेसिक मुद्दों को। तो आज हम रिकवरी के दौर में हैं और मुझे लगता है कि सब मिलके, समाज और सरकार मिलके इस एक क्लीन एयर, क्लीन वाटर, निर्मल अविरल रिवर, इसको हम प्राप्त करेंगे। तो अभी जैसे अगर मैं इमीडिएट पूछूं, जो मैं बात कर रही हूँ कि तस्वीरें देखी आप लोगों की मीटिंग हुई, तो क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब हफ्ता 10 दिन में कुछ रिलीफ दिल्ली वालों को मिलेगा? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये भी कहा जा रहा है कि पराली की तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो ये और जलेगी। तो कैसे मिलेगा रिलीफ, आप बताओ? कि रेखा गुप्ता जी जाके पराली बुझाएं? कौन बुझाए? रेखा गुप्ता जी जाएं पराली बुझाने, कि हम लोग जाएं, कि दिल्ली की जनता वहाँ जाके हाथ जोड़ के बोले केजरीवाल जी प्लीज़ पराली मत जलाओ, भगवंत मान जी प्लीज पराली मत जलाओ, पराली बुझा दो? कौन करे? कौन जलवा रहा है इन परालियों को? किसका काम है ये? आपको दिल्ली की जनता ने हरा दिया, पाप हो गया ये? आपकी जमानत जब्त होगी, सिसोदिया की जमानत जब्त होगी तो आप पंजाब जाके बैठ गए और वहाँ पे पराली जलवा रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा काम? आपको समझना चाहिए। आप तो दिल्ली देख के गए ना, आपको तो पहला कदम होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, चल पराली नहीं जलने दूंगा मैं। और वो दवा का क्या हुआ पता नहीं, वो जो कहाँ गई वो पुड़िया जो लेके घूमते थे कि ये डालने से और अखबार में विज्ञापन दिए गए थे उसके 80 करोड़ के, 80 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए थे कि एक पुड़िया आ गई है, पूसा के साथ मिलकर बनाई है, पराली पर डाल देंगे, पराली नहीं जलानी पड़ेगी। तो डालो ना पंजाब की पराली पे। क्या हुआ? 1 रुपये का उसका कोई छिड़काव नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। ऐसे नहीं चलता। और मैं केवल, देखिए, मैं भी कोई ब्लेम करके बात खत्म हो जाए, आप पराली जलाओ या ना जलाओ, हम दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करके रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जनता के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए, ये एक फैक्टर है, डेफिनेटली फैक्टर है, मेजर फैक्टर है, लिमिटेड डेज के लिए फैक्टर है। साल भर का पॉल्यूशन तो पराली से नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप केजरीवाल कितना भी पाप कर ले,
दिल्ली वालों को उसका पनिशमेंट अगर वो देना भी चाहे तो हम देने नहीं देंगे। वी विल एड्रेस दिस इश्यू स्ट्रांगली विद आयरन हैंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आखिर में आपके मंत्रालय पे आ जाती हूँ। अब इतने सारे हैं, कला, संस्कृति, भाषा, पर्यटन, और भी आपने बहुत सारे बताए थे। एक साथ इतने सारी मल्टीटास्किंग कैसे कर रहे हैं और क्या योजनाएं हैं अभी? नहीं, सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ। और दिल्ली में एक कैबिनेट साइज फिक्स है तो उसी में बांटे जाते हैं सारे डिपार्टमेंट। तो और लोगों के पास तो और भी बहुत सारा काम उनके सर पर है जिसको वो पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कला एवं संस्कृति एवं पर्यटन ये दिल्ली में लगभग डेट पड़ा था। दिल्ली टूरिज्म भी कुछ है या दिल्ली में आर्ट एंड कल्चर भी कुछ है, क्योंकि आप कला संस्कृति की दुनिया से बहुत सालों से जुड़े हुए हो। प्राइवेट इवेंट्स बहुत बढ़ गए थे। हाँ। सरकारी नहीं। प्राइवेट इवेंट्स की भी ऋचा जी ऐसी स्थिति थी कि बड़े इवेंट दिल्ली में आने ही बंद हो गए, गुड़गांव और नोएडा। हमने अभी इमीडिएटली जो हमने इंटरवेंशन की, जिसको मैंने सारी इवेंट इंडस्ट्री के लोगों को मैंने बुलाया, 2 बार हम लोग उनके साथ बैठे और हमने ये जानने की कोशिश की दिल्ली में इवेंट क्यों नहीं होते। और जो वेन्यूज़ के रेंटल थे बहुत हाई थे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम। फिर मनसुख मांडविया जी के साथ बैठे और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सरकारें मिलकर काम करती है तो परिणाम क्या होता है। मनसुख मांडविया जी ने तुरंत रेट कट कर दिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का, इंदिरा गांधी स्टेडियम का तुरंत रेट कट किया, और उसका परिणाम ये है कि आज सारे बड़े इवेंट वापस दिल्ली में हो रहे हैं। अगर आप देखें तो हाँ, अभी ट्रेविस स्कॉट से लेके हर कोई, हमने 70 दिनों में 30 बड़े इवेंट दिल्ली में लेके आए हैं जो सारे दिल्ली से बाहर जा रहे थे। और हम सारी इंडस्ट्री के साथ अब एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगले 5 साल में हम किधर लेके जाएंगे, और केवल इवेंट, लाइव कंसर्ट और इवेंट की जो इकॉनमी है, जिसके बारे में कॉन्सर्ट इकॉनमी की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम 3000 करोड़ का कॉन्सर्ट इकॉनमी दिल्ली में क्रिएट करेंगे। और उसका रोड मैप बनाया है हमने, इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाया है। जो भी वायबिलिटी गैप सरकार को पूरा करना होगा वो सरकार पूरा करेगी। अभी कुछ इवेंट्स में हमने किया कि आप इवेंट करो, और इसका परिणाम भी है क्योंकि इसका रिटर्न ही आता है अल्टीमेटली। तो जीएसटी के माध्यम से, टूरिज्म के माध्यम से सरकार की भी इनकम बढ़ती है, शहर को भी बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है। तो हम कॉन्सर्ट इकॉनमी को, लाइव इवेंट को पूरी तरह रिवाइव करने जा रहे हैं और इमीडिएटली किया है हमने। अगर आप देखें तो ये जो 70 दिन में 30 इवेंट हो रहे हैं, ऐसा दिल्ली में पहले कभी हुआ ही नहीं है। एवरी अदर डे वन लार्ज इवेंट ऑलरेडी हैपनिंग इन दिल्ली, इट्स नॉट अ प्रॉमिस, क्योंकि मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। हाँ, तो ये कोई ऐसा नहीं कि हम कोई वादा कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड ऑन इट। इसके अलावा भी डिसेंट्रलाइजेशन कला एवं संस्कृति का दिल्ली, आज ही यहाँ से निकल के मैं इगास के 2 प्रोग्राम में जाऊँगा, जो दिल्ली के अलग अलग उत्तराखंड की संस्कृति के 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। पहली बार दिल्ली सरकार ने हिंदू नववर्ष का आयोजन किया, पहले कभी नहीं हुआ। हिंदू नववर्ष का बड़ा आयोजन दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। तीज में 30,000 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। आप दिल्ली गवर्नमेंट तीज गूगल करो एंड यू सी द मैसिव नंबर ऑफ पीपल, ओनली वुमेन who have attended that event in Delhi Haat, पीतमपुरा, massive event we have organized। तो तीज का कार्यक्रम हमने किया। इस बार हमने नवरात्रि का उत्सव दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया, 25,000 युवाओं ने, यूथ ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी नवरात्रि आप सर्च करना। तो ये कभी हुआ ही नहीं दिल्ली में। नवरात्रि के उत्सव 8 जगहों पे दिल्ली सरकार ने गरबा का, नवरात्रि का, डांडिया का आयोजन किया, तीज के उत्सव का आयोजन किया, हिंदू नववर्ष का आयोजन किया, छठ का आयोजन किया। दिवाली पे जो ड्रोन शो आपने देखा होगा इंडिया गेट पे, प्रभु राम, हनुमान जी और पूरी राम कथा का, और लाखों लाख दिए पूरे कर्तव्य पथ पर चलते हुए जो आपने देखे होंगे, आज से पहले कभी दिल्ली ने ये दृश्य नहीं देखा। तो और केवल यही नहीं कि इसी प्रकार के उत्सव, हम लोगों ने जनजातीय समुदाय का बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली के अंदर किया। अभी बिरसा मुंडा जी का जो 15 नवंबर को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं उनके कार्यक्रम का, तो अभी लाल किले पे हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजन किया। तो अभी तो 6 ही महीने हुए हैं, और इतने ही महीनों में जो कार्यक्रम मैंने आपको गिनाए हैं, ये पिछले 11-12 सालों में टोटल मिला के दिल्ली में कोई नहीं गिना सकता। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, बीच में जो इतने सब आपके बयानों को लेके विवाद हुए, अब शहर के मुसलमान को भी लगेगा ये हमारे मंत्री हैं कपिल मिश्रा। नहीं, ये उनको मानना है तो मान ले, तो क्या मैं जाके मनवाऊँ? तो अगर कोई दिल्ली को अपना मानता होगा तो दिल्ली की सरकार को अपना मानता होगा, तो दिल्ली के मंत्री को भी मान लेगा। मेरा भी प्रतिनिधित्व करते हैं ये, करता तो हुई, मानो या ना मानो। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँ ऋचा जी, सरकार की कोई योजना आती है क्या धर्म विशेष के लिए तो नहीं आ रही। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, तो क्या धर्म देख के सबको मिले जो एलिजिबल लोग हैं? जो स्किल का काम हुआ सबको मिला जो एलिजिबल हो जाए। पीने का पानी ठीक होगा तो सब, यमुना साफ़ होगी तो सबके लिए साफ़ होगी, सड़क के गड्ढे भरे जाएंगे तो सबके लिए, हिंदू भी चलेगा और मुसलमान भी चलेगा। तो स्पेसिफिकली किसी धर्म के लिए करने की बात आएगी कि भाई दिवाली पे बैन लगेगा और ईद पे नहीं लगेगा, तो वो ज़माना चला गया। मंत्री के तौर पर भी, नेता के तौर पर भी, एक्टिविस्ट के तौर पर भी किसी के खिलाफ तो मैंने कुछ नहीं बोला है।
तो जिसके लिए कोई नहीं बोलता उसके लिए बोलना ही अगर अपराध है तो सहज स्वीकार है। तो मेरे को सरकार के तौर पर भी पिछले इतने महीने के कार्यकाल में हमने तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया है। और उसके बाद मान ना मान तो कोई संबंध होता नहीं है, संबंध तो मानने का ही होता है। माने तो सारे रिश्ते हैं और ना माने तो कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, कुछ नाम आपके सामने लेती हूँ। ठीक है, रैपिड फायर टाइप है, आपके मन में जो ख्याल आए। ठीक है, शीला दीक्षित। तो एक शब्द में तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा ना दो तरह का भावना है उनसे। एक क्योंकि मैं खुद उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, और दूसरा पिछले 11-12 साल की सरकार देखने के बाद मेरे को ये भी लगा कि यार इससे बेहतर तो वही कर रही थी। मेरे को नहीं, सारी दिल्ली को ही लगा। तो कई बार जो विकल्प होता है वो इतना खराब निकलता है कि जिसको आप हटाना चाह रहे थे ना वो भी अच्छा लगने लगता है। पर उन्होंने राजनीति की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। जब मैं उनके खिलाफ भी था, मैंने आमने सामने, आई थिंक आप ही का शो था वो सिटीजन जर्नलिज्म का, शीला दीक्षित जी वहीं खड़ी थी और मैं उनके सामने खड़े होकर मैंने उनसे सवाल पूछा है। आप ही का शो था वो, है ना? तो वो दिन भी मुझे याद है ना। मैं उनसे उन्हीं की सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में मैंने सवाल किया, सामने खड़े होकर सवाल किया। मर्यादा तो नहीं लांघी उन्होंने कभी। राजनीति की एक जो रेखा है मर्यादा की, सम्मान की, परस्पर सम्मान की, उसका उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया और जल्दी चली गई हमारे बीच से। अरविंद केजरीवाल। इस पर आप कहेंगे मैं किताब लिख सकता हूँ। नहीं, एक्चुअली इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं। अच्छा, आई थिंक ही हैज़ लॉस्ट हिज रेलिवेंस, ही डोंट डिजर्व मच अटेंशन एंड टाइम। प्रभु कभी ना कभी उनकी आत्मा, कभी वो कनेक्ट हो पाएंगे अपनी आत्मा से, तो वे ज़रूर सोचेंगे कि भगवान ने जो दिया उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। और जीवन के अंतिम जो उनका राजनीति का जो अंतिम दौर है उनका, वो जेल में ही बीतना है। वहाँ उन्हें स्वचिंतन करने का, स्वाध्याय करने का बहुत मौका मिलेगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कभी ना कभी अपने दिल से कभी उनको ये रियलाइजेशन हो कि करोड़ों लोगों के साथ उन्होंने छल किया है। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ही डिजर्व एनी टाइम एंड अटेंशन। रेखा गुप्ता। भाई मैं तो मान गया। मैं आपको बताऊं ऋचा जी, क्योंकि मैं दोनों मुख्यमंत्रियों का कंपैरिजन कर सकता हूं ना। मैं केजरीवाल की कैबिनेट में भी था और रेखा जी की कैबिनेट में भी हूं। मैं कंपैरिजन कर सकता हूं सुबह से लेकर रात तक। आप केवल उनका शेड्यूल देख लीजिए, सार्वजनिक कार्यक्रम, जनसंवाद, तो फिर अफसरों के साथ मीटिंग, तो बड़े बड़े निर्णयों के ऊपर, और उसके बाद जो एक आप कह सकते हैं संबंधों का जो कौशल है निभाने का, कि आपको यहाँ भी मिलना है, यहाँ भी मिलना है, यहाँ भी मिलना है, यहाँ भी मिलना है, और फिर नीतिगत निर्णय लेने की क्षमता। आयरन हैंड भी है, और एक जो माँ का, बहन का, दीदी का जो कोमलता होती है वो भी है, संवेदनशीलता भी है, तुरंत निर्णय भी लेना है। तो एक कंप्लीट सर्कल। और एक हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इस प्रकार की गवर्नेंस मिली है। फिर उनको प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, सबका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। लेकिन शेयर एनर्जी, मतलब हम लोग थक जाते हैं, हम लोग कहते हैं ब्रेक ले लो, आप कम से कम 2 दिन ब्रेक ले लो, लेकिन शी इज़ लाइक कंटिन्यूसली। अभी भी आपने बोला कि बिहार गए तो यहाँ मीटिंग लेके गए। ऐसा नहीं आज तो अब तो मेरे 2 दिन बिहार में कैंपेन है तो दिल्ली का आके देखूंगी, पहले यहाँ मीटिंग ली, पूरे दिन के मुद्दों के ऊपर चर्चा की, सारे अधिकारियों को बुलाया। तो आप कल्पना नहीं कर सकते ऋचा जी कि उन्होंने एक म्यूनिसिपल काउंसलर तक के लेवल पे मीटिंग की है दिल्ली के एक वार्ड में, कौन सा काम चल रहा है, कौन सा डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कौन नहीं। और हमें फ़ोन करके कई बार वो बोलती हैं कि यार वो वाला काम कपिल भाई होना था तो वो अभी तक हुआ नहीं है, उसको आज शाम को बैठ के क्लियर करते हैं, ठीक करते हैं, उसकी फाइल पूरी करते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं। तो 11 बजे तक दिल्ली के सचिवालय में मुख्यमंत्री का दफ्तर खुला हुआ है, और सुबह 7:30 बजे से मुख्यमंत्री के घर में लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो प्रेरणादायक भी है, गुड टू बी इन हर टीम, एंड आई थिंक उनके नेतृत्व में हम दिल्ली का जो विजन, एक दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ा, दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली की स्कूलिंग, दिल्ली का कॉलेज, तो मुझे लगता है कि हमेशा एक जो कसक रहती थी ना कि यार ये काम कब होगा, मुझे लगता है वो सारे काम पूरे होंगे अब। नरेंद्र मोदी। देखिए सबके लिए तो जो एक भाव है, सम्मान का भाव, कर्मयोगी का भाव, भारत माँ के सुपुत्र का भाव, वो तो है। मेरे लिए एक अलग भाव भी है, क्योंकि देखिए ऋचा जी, मैंने विरोध की राजनीति भी की, और विरोध की राजनीति के बाद प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने वाला था तो मेरे मन में कितने भाव होंगे ये आप कल्पना कर सकते हैं। कितने बयान आ जाते हैं आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मेरे मन में कितने भाव होंगे। डर था, संकोच था, डर था, ग्लानि थी, और बहुत सारे मिक्स भाव थे, और संशय था। लेकिन पहली बार भी जब वो मिले, पहली बार
सहजता सरलता से उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने अपनाया कि एक पल में वो सारे भाव दूर कर दिए। मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मतलब मेरा अपराध बोध भी बह गया, संशय भी बह गया, ग्लानि भी बह गई, और ऐसा लगा जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं। तो अपने विरोधी को, मुझे लगता है इस देश की राजनीति में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण, देश की राजनीति के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अपने विरोधी मतलब मेरे बारे में भी अगर किसी ने मेरे विरोध में राजनीति की होगी, मैं शायद राजनीतिक तौर पे उसके साथ बैठूंगा भी ना, पर इतनी सहजता से अपनाया उन्होंने। जो भी जिम्मेदारी उन्होंने दी, जो भी काम उन्होंने दिए, वो कौन देता किसको? क्या हूँ मैं? कोई भी क्या है? मैं इतना विशाल हृदय, इतनी सरलता, ये एक चीज़, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बाकी तो हम सभी लोग देख रहे हैं उनका कंटिन्यू राष्ट्र के लिए उनका काम, उनका फोकस, छोटी एक महिला कि उसका चूल्हा फूकने में उसकी सांस खराब होने से लेके और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने तक, और युद्ध में भारत की विजय सुनिश्चित करने से लेके इकोनॉमिक सैंक्शंस और टैरिफ के बावजूद अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रहे, हर चीज़ जो वो सुनिश्चित कर रहे हैं। बट आपका पर्सनल, लेकिन ये पर्सनल, यू कैन इमेजिन जो मैं कह रहा हूँ, उस भाव को आप समझ सकते हैं कि मुझको तो मैं उस भाव के किसी भी अन्य व्यक्ति को न जानता हूँ, न देखा, न सुना, और सामान्य जीवन में नहीं देखा सुना, राजनीति में इस प्रकार का व्यक्तित्व मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं जब शुरू में तो कुछ दिन तो मैं बहुत ही भावुक रहा कि ये संभव भी है क्या, ऐसा कोई व्यक्तित्व हो भी सकता है क्या, और उन्हें आवश्यकता क्या, हम तिनका भी नहीं है उनके सामने, ऐसी किसी की कोई आवश्यकता भी नहीं है, कि ऐसा भी नहीं कि कोई राजनीतिक आवश्यकता है, कोई सामाजिक कुछ भी तो नहीं है, और उसके बावजूद भी इतनी सहजता से अपना लेना, अपना के स्वीकार करके काम पे लगा देना, जिम्मेदारी के लिए भी सुयोग्य समझ लेना। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व इस देश की राजनीति में कभी भी आया है या कभी आ भी पाएगा कोई दूसरा व्यक्तित्व ऐसा। राजनीति मेरे लिए तो राजनीति आपने देख ही ली है। हम तो एक्टिविस्ट हैं, और मुझे लगता है कि राजनीति ऐसे ही होनी चाहिए कि कुछ तो करके जाओ। वो है ना भाई, कुर्सी या कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, तो कुछ ना कुछ करिए, सतत करते रहिए, और कुछ परिवारों की ज़िंदगी हमारी राजनीति में होने से बदले तभी, वरना तो 5 साल कटते ही चले जाते हैं राजनीति में, और कई बार इंसान एक जीवन में भी असर नहीं डाल पाते। तो मेरे हिसाब से तो जीवन को छूना, सकारात्मक परिवर्तन करना, यही राजनीति है। आखिरी शब्द, दिल्ली घर है दिल्ली प्यार है, दिल्ली जज्बात है, दिल्ली खुशी है, सब कुछ है दिल्ली, और देश की राजधानी है, और मौका मिला है कि जैसी दिल्ली हम चाहते थे वैसी बनाने के लिए कुछ करने का मौका मिला है, और उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। कपिल मिश्रा, आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। यस, मैं खुश भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ, और उत्साही भी हूँ, और बहुत सारी लंबी टू डू लिस्ट लेके बैठा हुआ हूँ। हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच कपिल जी। और अच्छी बात हमेशा आपकी लगती है कि आप खुलकर बोलते हैं, जो है जैसा है सबके सामने है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा।